हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और पिछले क्लास में हम लोग क्या समझे थे उसको ज़रा सा डिस्कस कर लेते हैं। पिछले क्लास में जनरल इंट्रोडक्शन था, उसके बाद में हमने समझा था लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन होता क्या है। लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन के दो लॉज थे हम लोग देखे थे, और वो कौन कौन से, तीन था बेसिकली। तीन में से एक को हम लोग को हायर क्लास में पढ़ना है, दो को यहीं पढ़ना है। पहला था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और दूसरा क्या है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन। ये लॉ कहता क्या है, इसके बारे में ज़रा हम लोग डिस्कशन करते हैं। ओके, तो इस लॉ में हम लोग क्या देखने वाले हैं कि देखो, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। कांस्टेंट मीन्स फिक्स्ड। क्या होता है? फिक्स्ड। समथिंग इज फिक्स्ड। वो फिक्स्ड क्या होगा? तो प्रोपोर्शन किस चीज़ का? तो एनी सब्सटेंस का। ओके, अब ये लॉ कैसे अप्लाई होता है, ये कैसे हम लोग लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में इसको ऐड करते हैं। सपोज अगर हम डिस्कस करें कि तुम्हारे पास H2O है। क्या है? H2O है। ओके, तो H2O कैसे बने होगा? तो जनरल आइडिया लगाते हैं हम लोग को, तो पता चलता है कि इसमें H2 और O2 मिलकर क्या होता है? H2O बना होगा। ठीक है, तो ये कैसे कंबाइन किया होगा, तो ये दिमाग लगाते हैं और हम लोग अपने आप से पूछते हैं, उसके बाद में स्टडी भी करते हैं। तो बाद में पता चला क्या कि इसका कुछ पार्ट कंबाइन करके और बना है H2O। यहाँ दो ऑक्सीजन है, यहाँ एक ऑक्सीजन है, यहाँ दो हाइड्रोजन है, यहाँ दो हाइड्रोजन है। समथिंग इज मिसिंग हियर। वो क्या है? बैलेंसिंग। वो हम बैलेंस कर देंगे, ओके हो जाएगा। ठीक है, बट यहाँ पे हम लोग को समझना क्या है? समझना ये है कि कौन से कितना पार्ट मिलकर एक H2O बनाएगा। ठीक है, तो ज़रा से एक चीज़ को समझो। इस H2O में दो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। एक ऑक्सीजन है, ये 10 मत समझ लेना, ये ऑक्सीजन है। ओके, और दोनों का जब हम लोग मास निकालते हैं तो हाइड्रोजन का आता है 2 AMU इस टू, इसका ऑक्सीजन का कितना आता है? 16 AMU। ओके, अब दोनों का जब रेशियो निकालते हैं तो 1:8 आता है। ठीक है, तो लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन कहता क्या है कि देखो, अगर कोई भी कंपाउंड की फॉर्मेशन होता है या कोई भी केमिकल का फॉर्मेशन होता है, तो क्या होता है कि उसमें टू डिफरेंट एलिमेंट्स आकर बनते हैं। कंपाउंड कैसे बनते हैं? तो टू डिफरेंट एलिमेंट्स मिलकर कंपाउंड बनाते हैं। ये क्लियर है? जब दो डिफरेंट एलिमेंट मिलकर एक कंपाउंड बनाते हैं तो एक चीज़ क्लियर होगा क्या कि कुछ एलिमेंट, सपोज यहाँ पे ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, यहाँ पे हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, इसका कुछ पार्ट और इसका कुछ पार्ट मिलकर ये बना होगा। ठीक है, तो लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन क्या कहता है कि अगर कोई भी केमिकल कंपाउंड बनेगा तो क्या होगा? टू डिफरेंट एलिमेंट से मिलकर बनेगा, और टू डिफरेंट जो एलिमेंट होगा उसका क्या ऐड होगा? तो उसके पार्ट्स ऐड होगा। उसके पार्ट्स किसके तरफ से, कि कैसे? तो बाय देयर मास। तो क्या होगा कि कहा जाता है लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन में कि देखो, जब दो एलिमेंट्स मिलते हैं तो मिलने के बाद में एक केमिकल कंपाउंड फॉर्मेशन होता है। वो किस तरह से मिला होगा? तो उसके मास मिला होगा। कैसे? तो एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में। जैसे कि H2O बनाने के लिए अगर हम लोग एक पार्ट बोले हाइड्रोजन चाहिए, तो 8 पार्ट क्या चाहिए हमें? ऑक्सीजन चाहिए। क्या चाहिए? ऑक्सीजन। वो भी कैसे? तो बाय देयर मास। कैसा चाहिए? तो मास चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। मास का एक पार्ट अगर हाइड्रोजन लोगे, मास का 8 पार्ट ऑक्सीजन लोगे, तब जाकर कम से कम एक H2O बना पाओगे। ठीक है, यही कहता है लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन कि तुम कोई केमिकल बनाओ, H2O ही नहीं, हम और सारे चीज़ बना सकते हैं। जैसे CO2 है, तो CO2 में अगर देखते हो तो कार्बन के मास 12, ऑक्सीजन के मास कितना है? इस टू 16 2 32, 4 3 जा 4 8 जा, यानी कि यहाँ पे जो रेशियो आ रहा है 3:8। मीन्स कि अगर CO2 बनाना है तो 3 पार्ट
ऑफ हमें कार्बन चाहिए, 8 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन चाहिए, और पार्ट भी कैसा, तो उसके मास का पार्ट चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। 3 पार्ट ऑफ देयर मास ऑफ कार्बन, 8 पार्ट ऑफ मास ऑफ देयर ऑक्सीजन कंबाइंस टू फॉर्म एटलीस्ट 1 CO2 कंपाउंड ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, तो कंपाउंड के जो मॉलिक्यूल होगा क्या होगा, एक कम से कम बनने के लिए 3 पार्ट चाहिए कार्बन के मास का और 8 पार्ट चाहिए हमें ऑक्सीजन का मास का, तब जाकर बनेगा। यही क्या कहता है, लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन में यही है कि कोई ऐसा कंपाउंड बनना होगा तो उस कंपाउंड को बनने के लिए हम क्या देखते हैं, 2 डिफरेंट एलिमेंट का आना ज़रूरी होता है। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन यहाँ 2 डिफरेंट एलिमेंट है, तो 2 डिफरेंट एलिमेंट्स आएगा तो कंपाउंड बनेगा। ठीक है, तो कंपाउंड बनेगा कैसे, तो कंबाइन करके। कंबाइन करेगा कैसे, तो उसके फिक्स्ड प्रोपोर्शन लिया जाएगा बाय देयर मास और फिर जाके कंबाइन करेगा, तब बनेगा हमारा CO2। जैसे कि यहाँ पे 2 एलिमेंट था, दोनों का कुछ कुछ पार्ट मिला, जैसे कि 1 पार्ट हाइड्रोजन का, 8 पार्ट ऑक्सीजन का, तब जाके हमारा क्या बना था, H2O बना था। यही कहता है क्या, हमारा लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक है, समझ में बात आई। तो अब हम लोग चलते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। इसी तरह कोई भी कंपाउंड बनता है, एक CO2 ही नहीं, H2SO4 एसिड होता है, सल्फ्यूरिक एसिड, हमारा CO2 के अलावा मीथेन गैस है, इथेन गैस है, प्रोपेन। दुनिया में कोई भी कंपाउंड बने वो कैसे बनेगा, फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय देयर मास। 2 डिफरेंट एलिमेंट होगा। जैसे कि अगर हम मीथेन का ही बात कर ले, हमारे पास CH4 मीथेन होता है। ठीक है, तो कार्बन और हाइड्रोजन मिलेगा, कार्बन प्लस हाइड्रोजन मिलता है तो CH4 बनता है। तो यहाँ क्या है, इसका कुछ पार्ट होगा, इसका कुछ पार्ट होगा। जैसे कि यहाँ पे क्या है, 4 हाइड्रोजन है और 12 क्या है, इसका मास निकालोगे तो 4 और इसका मास निकालोगे तो 12, 4 3 जा 12, 3:1। यानी कि 3 एक मीथेन बनाने के लिए 3 पार्ट कार्बन का, 1 पार्ट हाइड्रोजन का चाहिए, तब जाके हमारा क्या बनेगा, एक CH4 बनेगा। तो यही कहता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन कि इफ़ कोई भी कंपाउंड बनता है तो उसमें 2 डिफरेंट एलिमेंट होगा और 2 डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन कैसे करेगा, तो बाय देयर मास। ठीक है, एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय देयर मास लेंगे कि कुछ अमाउंट, एक फिक्स्ड अमाउंट में अगर हाइड्रोजन का लेते हो, फिर फिक्स्ड अमाउंट में कार्बन का लेते हो, तब जाकर एक हमारा मीथेन का फॉर्मेशन या दूसरे कंपाउंड जो बन रहा है, तो उसमें 2 डिफरेंट एलिमेंट्स एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में लेंगे, तभी जाके वो बनेगा। ठीक है, ये चीज़ हमने समझा और यही होता है हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अब बात आती है, ये दोनों लॉ हमारा क्लियर हो गया, लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ हमारा कंजर्वेशन ऑफ मास। ये दोनों लॉ किस में आता है, तो लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन में। समझ में आई बात, लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन में ये दोनों लॉ आता है। ये दोनों लॉ को बहुत ही बारीकी रूप से डाल्टन साहब ने पढ़ा, बहुत ही अच्छे ढंग से, बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ा। और डाल्टन साहब ने पढ़ने के बाद, समझने के बाद में उन्होंने क्या हुआ, अपना एक पोस्टुलेट जारी किया और वो सारे पोस्टुलेट्स अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। देखो स्टूडेंट्स, क्या होता है ना, पोस्टुलेट्स का एक थोड़ा जनरल मीनिंग समझे तो होता है मान्यताएं। मतलब क्या कि पोस्टुलेट का ऐसा कहना होता है कि अगर कोई चीज़ हमने लिख दिया, डैट इज़ कि यहाँ डाल्टन साहब लिख दिया, इसको फॉलो करना है, ऐसा लागू होती है, ऐसी पॉसिबिलिटी होती है, तो वो जितने भी पोस्टुलेट साइंटिस्ट लिखते हैं मोर एंड लेस सब के सब लागू होते हैं। सो डाल्टन साहब का भी कुछ स्टडी किए थे, स्टडी करने के बाद में कुछ पोस्टुलेट्स अपना दिए जो कि जनरल वे में उस समय लागू भी होता था और लोग मानते भी थे। ठीक है, ज़रा सा हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। और डाल्टन साहब का जितना एटॉमिक थ्योरी है वो सब किस पर बेस्ड था, तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो ज़रा सा हम डाल्टन साहब के बहुत अच्छे कहानी के बारे में मैं डिस्कस करूँगा। देखो, डाल्टन साहब ने बहुत ही कमाल के इंसान थे। पेशे से तो सबसे पहले वो एक मैथमेटिशियन थे। ठीक है, और उनकी क्रिएटिविटी तो बहुत ही ज़बरदस्त है। क्या कहें कि वो शुरू में 12 इयर्स ओल्ड में ही वो क्या बन गया, टीचर बन गया। ठीक है, हमारे जैसा टीचर बन गए।
ठीक है। उसके बाद में 7 ईयर्स के बाद में, टीचर के बाद में वो प्रिंसिपल बन गए 19 ईयर्स में। लेकिन हम प्रिंसिपल अभी नहीं बने हैं, नहीं बनना है, अभी बनना भी नहीं है। तो उन्होंने क्या किए कि 19 ईयर्स में प्रिंसिपल भी बन गए, और कुछ वक्त बिताने के बाद प्रिंसिपल बन के उसके बाद में उन्होंने क्या किए, फर्दर पढ़ाई करने के लिए, वो एक्चुअली में पुअर फैमिली से थे, पढ़ाई पढ़े, उसके बाद में अपने पढ़ाई को कंप्लीट किए। उसके बाद में चले गए प्रोफेसर बनने के लिए, और वो कॉलेजेस में चले गए रिसर्च करने के लिए, और वहाँ पे अच्छे हायर एजुकेशन लेकर के बहुत कुछ एटम्स के बारे में इकट्ठा करना शुरू किए। वहाँ से डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का डेवलपमेंट उन्होंने करना शुरू कर दिए। ठीक है, ये इंटरेस्टिंग कहानी था। इतने कम उम्र में काफ़ी ज़्यादा चीज़ नॉलेज हासिल कर लिए थे। ठीक है, तो मैं इस पार्ट्स को रब करता हूँ, मिटाता हूँ। तो अब उसके बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे डाल्टन्स पोस्टुलेट्स। तो पहले आता है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो डाल्टन साहब ने इतना अच्छे से स्टडी किए थे कि उन्होंने मैथमेटिक्स के प्रोफेसर रहते हुए भी और भी सारे फिजिक्स केमिस्ट्री में भी इंटरेस्ट रखने लगे, और उन्होंने तो बहुत इंटरेस्टिंग काम कर दिया। एटम्स के बारे में डिस्कवरी कर दिया, एटम्स के बारे में अपने से आइडिया बहुत कुछ दे दिए। वहाँ से डाल्टन साहब का एटॉमिक थ्योरी आ गया, और डाल्टन साहब का एटॉमिक थ्योरी के बारे में कुछ यहाँ पोस्टुलेट्स है, वही सारे के सारे एटम्स के अबाउट में बताना शुरू किए थे। पहले हम लोग क्या देख चुके हैं ऑलरेडी कि एटम का मतलब क्या होता है, इनडिवाइजिबल। ये ऑलरेडी पहले से कहा जा चुका है, और डाल्टन साहब ने भी ये वर्ड का इस्तेमाल किया। ओके, तो यहाँ से हम लोग डिस्कस करना शुरू करते हैं। पहला पोस्टुलेट को एक्सप्लेन करते हैं। डाल्टन साहब का क्या कहना है कि देखो, कोई भी मैटर जो होता है ना, कोई भी मैटर वो सबसे छोटे पार्टिकल से एक बना होता है। उस पार्टिकल्स को उन्होंने क्या कहा, एटम। क्या कहा उन्होंने, एटम। और एटम जो है ना सबसे छोटा होता है। ठीक, उसको आप ना काट सकते हो ना बांट सकते हो। ठीक है, इतना छोटा है। ठीक, और उनका कहना है कि यही एटम क्या करता है, केमिकल रिएक्शन में क्या करता है, केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। तो उनका ये पोस्टुलेट काफ़ी इंटरेस्टिंग था, और एकदम से उस समय डोमिनेंट था और माना भी जा रहा था। अब बात सही भी था और अभी भी लागू होता है। ठीक है, उतना पहले चीज़ उन्होंने कहा था वो आज भी लागू होता है। ठीक है, लेकिन अभी क्या है कि जो सबसे छोटा पार्टिकल्स, टीनी पार्टिकल, उन्होंने बोला एटम। अब एटम के बारे में उन्होंने कहा कि देखो, एटम को ना काट सकते हो ना बांट सकते हो। लेकिन अब जो है हम लोग का मान्यता है, अब हम लोग का जो एक्सपेरिमेंट से पता चला है कि एटम को भी बांट सकते हैं। बट उनका जो पोस्टुलेट था कि देखो, एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। ठीक है, और वही क्या होगा कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। पहला पोस्टुलेट्स उनका ये था। फिर दूसरा के बारे में हम लोग ज़्यादा डिस्कस कर ले। देखो, उनका कहना था कि देखो, एटम क्या है, सबसे छोटा पार्टिकल्स है, सबसे छोटा पार्टिकल्स है, यानी कि इनडिवाइजिबल, जिससे आप ना काट सकते हो ना बांट सकते हो। उन्होंने क्या कहा कि एटम इज द स्मॉलेस्ट इनडिवाइजिबल पार्टिकल, और उसको आप ना काट सकते हो ना डिवाइड कर सकते हो, ना काट सकते हो ना ही डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, और किसी भी तरह से आप कुछ भी कर लो, कोई भी केमिकल रिएक्शन करा लो, किसी तरह से भी उसको न काट सकते हो न बांट सकते हो। ओनली यू कैन चेंज देयर स्टेट्स एंड फॉर्म। ठीक है, यही कर सकते हो। फिर उसके बाद में हम आते हैं इनके तीसरे पोस्टुलेट्स में। अब उनका कहना ये है कि देखो, धरती पे मान लेते हैं अगर हम कार्बन का डिस्कशन करते हैं। ठीक है, कार्बन कहीं भी मिले, कार्बन तुम्हें यूएसए में मिले, या अगर कार्बन चाइना में मिले, यूएसए में मिले, चाहे इंडिया में मिले, ठीक है, कहीं भी मिले, कार्बन कहीं भी मिले, उन सारे के प्रॉपर्टी हर तरह से सेम होगा। इनका मास भी सेम होगा, इनका केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम होगा,
इनका केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम होगा और मास भी सेम होगा। ठीक है, उन्होंने कहा आइडेंटिकल इन ऑल रेस्पेक्ट। अगर कार्बन की बात हो रहा है तो कार्बन धरती के किसी भी कोने में मिले, उनका प्रॉपर्टी हर तरीके से क्या होगा, सिमिलर होगा, कोई चेंजेस नहीं होगा। ठीक है, इनका ये कहना था। ये तीसरा पोस्टुलेट था। और अगला पोस्टुलेट 4th नंबर में क्या कहते हैं कि देखो, तुम अगर कार्बन लेते हो, तुम अगर आर्गन लेते हो, क्या लेते हो, आर्गन लेते हो, तुम कैल्शियम लेते हो, ये डिफरेंट जो एलिमेंट्स ले रहे हो ना, डिफरेंट एलिमेंट्स जो होगा, अर्थ पे अलग अलग एलिमेंट्स के अलग अलग प्रॉपर्टी होंगे। ठीक है, उनका कहना था कि डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टी इन ऑल रेस्पेक्ट, यानी कि उनके मास भी डिफरेंट होगा, मास भी, और उनके केमिकल प्रॉपर्टी भी, सब तरीके से वो डिफरेंट होगा। ठीक है, फिर उनका एक और पोस्टुलेट्स आता है जो हम लोग बोलते हैं 5th वन, और उनको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को पढ़ने के बाद में ये सारे के सारे उसी के बेस्ड पे है। उन्होंने क्या कहा 5th वन में, 5वें नंबर में, कि देखो एटम जो कंबाइन करेगा, एटम जो कंबाइन करेगा, जैसे कि हमारे पास C+O2 + CO2। ठीक है, एटम जब कंबाइन करेगा, कोई कंपाउंड बनाएगा, कोई केमिकल कंपाउंड बनाएगा, तो स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशियो में बनाएगा। जैसे कि यहाँ पे 12:32 ये बनाएगा CO2, ये हो जाएगा 4 3 जा 4 8 जा। तो ये जो C+O2 मिलकर क्या बना रहा है, CO2, इसका जब तुम रेशियो देखोगे, कार्बन रेशियो ऑक्सीजन का, तो तुम्हें क्या मिलेगा, 3:8। मतलब क्या कि ये स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशियो है। ये बताता है कि 3 पार्ट ऑफ मास ऑफ द कार्बन कंबाइंस विथ 8 पार्ट ऑफ मास ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म CO2। यानी कि इनका कहना है कि एटम्स कंबाइंस इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड। यानी कि अगर कोई भी कंपाउंड बन रहा है तो 2 डिफरेंट एलिमेंट होगा, और 2 डिफरेंट एलिमेंट्स के जो आपस में कंबाइन होना होगा वो स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशियो में कंबाइन करेगा। जैसे 3 पार्ट अगर कार्बन का अगर मिलता है 8 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन से, तभी एक CO2 बनाएगा। ये अकॉर्डिंग टू 5th नंबर पोस्टुलेट्स है। लास्ट में उन्होंने क्या कहा कि देखो रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन गिवन कंपाउंड। अगर मान लेते हो, उनका कहना था देखो, अगर तुम CO2 ले रहे हो, CO2 ले रहे हो, H2SO4 ले रहे हो, HNO3 ले रहे हो, H2O ले रहे हो, ठीक है, तो तुमने क्या किया, अलग अलग कंपाउंड ले रहे हो। ठीक है, तो अलग अलग लिए गए कंपाउंड में अगर हम डिस्कस कर रहे कोई कंपाउंड में, तो अलग अलग गिवन कंपाउंड में क्या होगा, जो उसमें एटम होगा, जैसे उसमें जो एलिमेंट होगा, एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स क्या होगा, ऑलवेज कांस्टेंट होगा। जैसे अगर CO2 की बात कर रहे हैं तो अमेरिका में भी CO2 का डिस्कशन करेंगे तो उसमें कार्बन और एंड ऑक्सीजन ही होगा। ठीक है, और दूसरा नहीं होगा, 2 ऑक्सीजन 1 कार्बन ही होगा, CO2 ही होगा। अमेरिका में डिस्कस करेंगे H2SO4, तो इंडिया में भी H2SO4 ही होगा, वही फार्मूला होगा, कोई चेंजेस नहीं होगा। HNO3 का डिस्कशन अगर दिल्ली में करते हैं तो आसाम में भी वही होगा, केरल में भी वही होगा। तो कहने का मतलब कि कोई भी दिए गए कंपाउंड में, कोई भी गिवन कंपाउंड तुम्हारे पास होगा, उसमें नंबर एंड टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स ऑलवेज क्या होगा, सेम होगा। बोलो समझ में आया क्या, बोलो समझ में आया क्या, आया तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब भी कर दो। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक जुड़े रहें हमारे साथ, अचीवर्स क्लासेस के साथ। फिर मिलते हैं, बाय।